लेट्स स्टार्ट गाइस। लास्ट वीडियो में एक डाउट आया था कि वाई डू वी यूज़ क्यू मेथड इन सी आई। बेसिकली क्या है, ये कोई क्यू मेथड कोई अलग से मेथड नहीं है। ये बस जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू पावर टी, इसी को ही हमने मॉडिफाई किया है। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया है? सपोज दैट कि जो मेरा आर है ना वो 10% है, मैंने मान लिया, और टाइम जो है वो मेरा 3 साल है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1+10/100 का क्यूब। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 11/10 का क्यूब। दैट मीन्स कि अमाउंट जो आया, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो आया वो मेरा 1331 अपॉन ये आया। अब एक बात बताइए, अगर मेरा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ये आया है, और ये क्या है मेरा? ये 10 का क्यूब ही तो है, और ये कितना आया? 10+1 का क्यूब, ये तो आया। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये आया, दैट मीन्स प्रिंसिपल जो होगा वो मेरा 1000 के प्रोपोर्शनेट होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब होगा कि 1000 का मल्टीपल होगा, और अमाउंट जो होगा वो मेरा 1331 के मल्टीपल में होगा। अब एक बात करते हैं, जो हमारा ट्री मेथड है उसको देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना। प्रिंसिपल जो था वो हमारा 1000 था, आर जो था वो मेरा 1/10 था, तो ये क्या होगा मेरा? 1/10 कितना होगा? 100। इसका 1/10 100, ये मेरा 100, इसका 1/10 10, यहाँ पर भी 10, फिर 10, और इसका 1/10 1। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने ये 1/10 ही तो किया है यहाँ पर। तो ये जो आर था 1/10, 10 का क्यूब कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके प्रोपोर्शनेट ही होना है। दैट्स वाई मैंने इसको क्यूब अज्यूम किया है। चलो इस हिसाब से नहीं देखते, तो हम दूसरा मेथड मानते हैं। एक बार के लिए ये मानो कि जो मेरा आर है, होल्ड ऑन, एक सेकेंड। लेट्स सपोज कि जो मेरी आर है वो है 2/5, और जो टाइम है वो मुझे दे रखा है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो 5 रुपये पे 2 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है, इसको मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 7/5, और इसका क्यूब कर दूँ तो 343 डिवाइडेड बाई 125, ये मेरा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 125 रुपये। 125 का 2/5, तो 25 दूनी 50, इसका 1/5 करूँगा 25, फिर 2 50, ये 50, इसका 2/5, तो 10 दूनी 20, ये 20, ये भी 20, ये बच गया, ये 8 आ गया। अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल मेरा 125 था, तो ये 50 आया, ये 50 आया, ये 50 आया, ये 20, ये 20, और ये 20, तो 150 और 60 कितना हो गया? ये 60 और ये 8, 218 हो गया। 218 तो मेरा ब्याज हो गया, प्रिंसिपल ये रहा, तो अमाउंट कितना हो गया? 125 और 218, 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 343 आ गया। तो अमाउंट जो था वो मेरा क्या आया? यही तो है। दैट मीन्स इन दोनों का जो रेशियो आया वो मेरा यही तो है। अब वही बात है, आपको अगर इस पॉइंट पर आना है तो आप इधर से घूम के आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इनके बीच में से आओ, बात तो एक ही पड़ेगी ना, आना तो इसी पॉइंट पर है। तो जब हमारे पास टाइम कम है तो शॉर्टेस्ट तरीके से आओ ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बार के लिए सुनो। सपोज कि मेरी जो रेट है वो मैंने मान ली 1/7, या फिर एक बार के लिए मान लो 3/7 मान लो, या फिर 2/7 मान लो। एक बार के लिए ये मैंने मान लिया 2/7।
तो रेट जो थी, अब इसमें एक ध्यान रखना, प्रिंसिपल तो ये हो गया मेरा 343, 3 पार्ट में डिवाइड कर दे क्योंकि टाइम जो था मेरा 3 साल था। आप इसको 4 साल 5 साल कितनी बार भी कर सकते हो। अगर 4 साल होगा तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, 5 साल होगा तो 7 की पावर 5 हो जाएगा, 6 साल होगा तो 7 की पावर 6 हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग पावर में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल था वो मेरा 343 हो गया, 7 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 98, 343 का 1/7 49, 49 इंटू 2 98, तो ये 98, तो ये भी 98 और ये भी 98। इसका 2/7 49, सॉरी 14 टू द 28, ये भी 28, ये भी 28, ये वैल्यू बच गई। इसका 2/7, इसका 2/7 कितना होगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8। अब एक बात ध्यान से देखना कि आपकी रेट जो है वो था 2/7, तो प्रिंसिपल जो होगा ना वो तो होगा आपका 7 का क्यूब, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लास्ट में वो होगा ऊपर वाले का क्यूब। देख लो, ये फिक्स है, हमेशा आएगा, ये तो आएगा आपका 7 का क्यूब, और ये जो होगा वो होगा आपका 2 का क्यूब। अगर मेरी रेट जो है 2/7 है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरी रेट, जनरलाइज कर देता हूँ इसको, अगर मेरी रेट P/Q फॉर्म में है तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल वो तो होगा मेरा Q3, और ये जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी भाई, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा, P का क्यूब होगा। दोबारा समझा देता हूँ कि सपोज दैट कि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने मान ली 3/8। लेट्स सपोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो मेरी 3/8 आ गई, या फिर 2/8, कुछ भी मान लो। मैं मानता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 3/8 आ गई, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 8 का क्यूब 512, 512 का 1/8 64, 64 इंटू 3, 4 तियाँ 12, 1 6 तियाँ 18 और 1 19, 192, तो ये भी 192 और ये भी 192। ये वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये श्योर हूँ ये 3 का क्यूब यहाँ पर 27 ही आएगा। क्रॉस चेक करते हैं कैसे आएगा। इसका 3/8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24 इंटू 3 72, ये 72, तो ये भी 72 और ये भी 72। अब 72 का 3/8, 72 का 3/8 यही तो आएगा ना, ये वैल्यू तो आएगी यहाँ पर। ये आ गया 9, 9 तियाँ 27, और 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात ये है कि जब कभी भी आपको रेट दे रखी हो और टाइम आपको 3 साल दे रखा हो, आँख बंद करके इसको तो यहाँ रख दो 8 का क्यूब, इस वाली वैल्यू को रख दो यहाँ पर। अब बात आती है कि यार इसका यूज़ क्या है। एक तो यूज़ गाइज ये है कि आपने इसको उल्टा सॉल्व करो क्वेश्चन को। सपोज दैट कि मुझे रेट फाइंड करनी है, मान लो मुझे रेट फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता रेट क्या है, लेकिन प्रिंसिपल दे दिया मुझे 30,720 रुपये, और ये बोल दिया कि 3 ईयर्स का CI माइनस SI जो था वो 1500 रुपये था। ध्यान से देखना, अब लगाते रहो दिमाग, क्या लगाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये लिखोगे, वो लिखोगे, क्या करोगे आप। तो मैंने क्या किया, जो प्रिंसिपल है ना इसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखा। इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो मैंने 0 से 0 उड़ाया। ये क्यों उड़ाया कि अगर कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में, अगर एक वैल्यू, एनी वन वैल्यू का मल्टीपल मिल जाए ना आपको, तो पूरा क्वेश्चन जो भी होगा ना, क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ होगी यहाँ पर,
उन सब का उतना ही मल्टीपल, मतलब क्वेश्चन एक वैल्यू एक मल्टीपल ढूंढ लो, क्वेश्चन में बैठी हर एक चीज़ उसी मल्टीपल पे होगी आपके पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो ये था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाई 512। एक बार के लिए ये मान लो 0 आपने नहीं हटाया, ठीक है। तो ये 1500 है, ये 0 है, तो आप इसको 60 गुणा 15 ये लिख सकते हो 512। अब 60 तो आपका किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 512 तो क्यूब है, ये हो गया 8 का क्यूब। अब 1/8 आएगा, 2/8 आएगा, 3/8 आएगा, वो हम इससे डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे देखना। मैंने मान लिया 1/8 है, ठीक है। सपोज चलो इसके साथ आपको मैं ऑप्शन और दे देता हूँ इसका, एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ऑप्शन ए दे रखा है 14 2/7, ऑप्शन बी दे रखा है 16 2/3 परसेंटेज में है, ऑप्शन सी दे रखा है आपके पास 25%, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज, और ऑप्शन ई दे रखा है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब क्या करोगे देखना ध्यान से। 99% बच्चे इसका ऑप्शन ये टिका के आएंगे, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट आंसर ये गलत है। क्यों गलत है अभी प्रूव कर देता हूँ। आंसर क्या आएगा इसका, मैंने मान लिया कि जो मेरा प्रिंसिपल था ये, इसको मैं 60 गुणा 512 लिख सकता हूँ ना, मैंने लिख दिया 60 गुणा 512। ये 512 जो है ये लिखा 512, ये मेरा 8 का क्यूब ही तो है। मैंने मान लिया 1/8, तो इसका 1/8 कितना होगा 64, ये 64, ये भी 64, यहाँ पर ये 8, ये 8, 8, 8 का 1/8 1 आ गया। अब मैंने 1/8 एज्यूम किया तो मेरा 1 आया। अगर मैं 2/8 एज्यूम करता तो यहाँ पर कुछ और आता। मान लो कि अभी पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 3 साल का CI माइनस SI दे रखा है, तो इस अकॉर्डिंग इस मेथड से 3 साल का CI माइनस SI कितना होगा 8, 8, 8 और 1 25 गुणा 60 1500 आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रही है हमारी, दैट मीन्स हमने जो 1/8 एज्यूम किया था वो सही है। तो रेट कितनी आ गई हमारी 1/8, वो कितना होता है 12.5%। ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। लेकिन इस वैल्यू को देखते लोग क्या बोलेंगे सी एंड डी, जो कि गलत है। अब बात आती है कि हमने 1/8 ही क्यों लिया, 2/8 क्यों नहीं लिया। चेक करते हैं 2/8 क्यों आया, क्यों नहीं है, देखना ध्यान से। मैंने मान लिया कि वही रेट जो है 8 क्यूब है, और लेट्स सपोज जो वैल्यू जो है मेरी ये है मेरी 512, तो 2/8 कितना होगा 2/8 1/4 होता है, मैं 2/8 लिख रहा हूँ। 1/8 64, 64 दूनी 128, ये भी 128, ये भी 128, इसका 2/8 16 दूनी 32, ये 32, ये 32, इसका 2/8 ये 8 आ गया। अब ध्यान से देखना 32 2 2 4 2 6 8 6 14 4 1 3 3 6 3 9 1 10 104 आ गया। 3 साल का CI माइनस SI फॉर 3 ईयर 104 आया। क्वेश्चन में बेटा प्रत्येक मान मेरा 60 गुना है, मैंने इसको 60 से गुना कर दिया, 0 तो ये आ गया, 6 चौके 24, ये 2 आ गया, 6240 आ रहा है। लेकिन आना कितना चाहिए 1500। दैट मीन्स 2/8 जो हमने एज्यूम किया वो गलत था। अब समझ में आया कि ये अपने आप सॉल्व कैसे हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू दूसरी दे रही है ना वो हमारी हेल्प करेगी इस चीज़ को कैलकुलेट करने में। अब हमेशा क्या करना है 1/Q, ये आपका Q भी तो होता है, 1/Q मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना कि
मेरा मान लिया कि रेट जो है वो मेरी 10% है, देखना ध्यान से, और टाइम जो दे रखा है वो 3 साल दे रखा है। तो मेरा जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या होता है, 1000, ये 100, ये भी 100, ये भी 100, ये कितना आएगा 10, ये 10, ये 10 और 1। आपने एक चीज़ अगर नोटिस की होगी तो ये जो वैल्यूज़ है, ये तीनों वैल्यू सेम है, और ये तीनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम है। अब एक बात बताओ कि मेरा रेट कुछ भी हो, आर मेरी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये वाली वैल्यूज़ तो सेम ही आनी है उस रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर 1/10 था तो इसका 1/10 कर दिया आपने। जैसे मान लो अगर 1/5 होता, 20% होता, तो क्या करते, 125 करते। मैंने मान लिया जो रेट जो है वो मेरी 1/5 है, तो ये क्या करते, आप 25 करते, यहाँ पर भी 25 करते, ये भी 25 करते, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 1 करते। रिगार्डलेस क्या सॉल्व कर रहे हो, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, और ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सेम है, मतलब इन पोजीशन पे जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही है आपकी। अब ध्यान से समझना ये वैल्यूज़ है क्या, रियल में वैल्यूज़ क्या है। देखना, मैं अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि आर आपकी 10% है और टाइम 3 साल है, तो 2 साल का, 2 ईयर का CI माइनस SI बताओ, तो क्या बताओगे आप, 100, 100, 210 माइनस 200, 10 बताओगे। 2 साल का CI माइनस SI 10 बताओगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 3 साल का CI माइनस SI पूछूंगा तो आप ये वाली वैल्यू बताओगे, 10, 10, 10 और 1, 31। दैट मीन्स अगर मैं इनका रेशियो पूछूं तो 31/10 आएगा। 3 साल का अगर मैं, देखो दोबारा बोलता हूँ, 2 साल का CI माइनस SI तो 10 आ गया। 3 साल का, 3 ईयर का CI माइनस SI क्या आएगा, 10 + 10 + 10, 30 और 1, 31। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 31/10। दैट मीन कि यहाँ पर इनका जो रेशियो आया, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमेशा यहाँ आएगी, आएगी नहीं आएगी। और ये मैंने यहाँ लिख दी, ये भी मैंने यहाँ लिख दी, और ये भी मैंने यहाँ लिख दी, इन तीनों को ऐड कर दिया, जो बचेगा वो मेरा यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो वो मैंने इस क्वेश्चन में किया है। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मान के चलते हैं, आपको रेशियो दे रखा है 9/6, तो 9/6 दे रखा है, तो रेशियो जो राशन नहीं, रेशियो सॉरी, ये हो गया आपका 19/6। तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा, यहाँ पर ये आपका ट्री बन गया, ये वैल्यू आएगी, ये कुछ आएगा, ये वाली वैल्यू 6 ही आएगी आपकी, फिक्स है ना, ये 6 आएगी, तो ये वाली वैल्यू भी 6 आएगी, ये भी 6 आएगी। यहाँ पर कितना आएगा, टोटल कितना होना चाहिए, 19, 6 और 6 और 6, 18 यहाँ पर है, तो बचा कितना, 1 बच गया। अब एक बात बताओ, ये जो 1 रुपये ब्याज आया वो इसी के ऊपर तो आया होगा, तो 1/6 कितना हो गया, 16 से 2/3%। ये तो किया मैंने काम समझाने के लिए। डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको डिफरेंस दे रखा हो CI ऑफ 3 ईयर्स और CI ऑफ 2 ईयर्स का जो डिफरेंस, इनका रेशियो दे रखा हुई है, नीचे वाले को उठाओ, एज इट इज़ लिख दो, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आए 19 में से ऊपर वाले में से माइनस कर दो, कितना बचा, 1, ये 1 आ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मैंने मान लिया कि जो मेरा रेशियो है, क्या रेशियो कौन सा, कि 3 ईयर्स का जो CI माइनस SI है और 2 ईयर्स का जो CI माइनस SI है, मतलब इसकी जगह ये ना दे के अगर ये दे दिया 23/7 दे रखा हो, तब कैसे करोगे, 7 है तो 7 का 7,
7 3 ज़ा 21, 23 था, 21 घटाया कितना बचा 2, ये आपका 2/7 कितना होता है परसेंटेज में 28 4/7%। ठीक है, डाउट ख़त्म। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मान लो कि जो आपका CI माइनस SI का जो डिफरेंस है 3 साल का माइनस SI अपॉन 2 ईयर्स CI माइनस SI 18/5 है, तो कैसे करोगे? 5 तियाँ 15, तो नीचे तो आ गया 5, 5 तियाँ 15, 18 में से 15 गया कितना बचा 3, 3/5 दैट इज 60%। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन की। देखो सिंप्लीफिकेशन में बेसिक कुछ नहीं है, कोई बेसिक नहीं, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उतना जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब बात आती है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक दो चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। जब कभी भी आपको ये दिख जाए ना इस तरह से, इसको आप ये लिख सकते हो। मतलब अगर मैं ये लिखूं कि 11 का रूट, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2। ओके, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे 3 लिख दिया और 11 लिख दिया, इसका मतलब होता है 11 की पावर 1/3। ठीक है, और क्या होता है, और जैसे कि मान लो कि डिवाइड है, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, हमेशा। सपोज दैट कि मैं ये बोलता हूँ 7/4 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको क्या लिखोगे आप 7/4, तो एज इट इज़ डिवाइड को करा मल्टीप्लाई में चेंज, और डिवाइड के जस्ट बाद में जो फ्रैक्शन होगा, जस्ट बाद में जो फ्रैक्शन होगा उसको उल्टा कर दो। 1/2 है तो 2/1 कर दो, ये 2 से 2 गया, ये आपका आंसर आ गया 7/2। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने ये लिखा 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या रास्ता है, इसको पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो, 3 दूनी 6 और 1 7/2, डिवाइड है, डिवाइड का डिवाइड, 6 18 और 4 22/3। इसको आगे सॉल्व करो, 7/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 22/3 है तो 3/22। इसको सॉल्व कर दो, 21/44, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक तो ये बात आप समझ गए मेरी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना समझ गए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर x + 5 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 128, तो x की वैल्यू बताओ। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा इनको बेस पावर में तोड़ लो। मतलब यहाँ पर 2 है ना, तो इस पूरे को 2 की पावर में ब्रेक कर लो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 128 को नहीं पता आप क्या लिख सकते हो, लेकिन 128 को आप 64 × 2 तो लिख सकते हो, और इसको आप 16 × 4 लिख सकते हो। ये कितना होता है 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1। तो अब पावर बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 2 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 2 की पावर 12। ये जो होगा वो मेरे 2 की पावर x + 5 के बराबर होगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। इक्वल के बाहर की बात कर रहा हूँ, पावर सेम होगी, तो x + 5 बराबर 12, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है
कि जब कभी भी बेस सेम हो, जैसे कि इसी क्वेश्चन में ले लो आप, जैसे कि ये चीज़ है 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, तो इसको आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय, ये 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 6। अब बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर दो, 6 और 1 7, 7 5 12, ये 2 की पावर 12 बराबर 2 की पावर x प्लस 5। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, x बराबर 7। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊं, जब कभी भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर आपकी ऐड होती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 माइनस 3, सॉरी 2, तो ये 2 की पावर 3 आपका आंसर होगा। कैसे किया सुनो ध्यान से, पावर पॉजिटिव है, पावर जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी, मतलब 2 की पावर 5 है, इसको अगर मैं ये लिखता हूँ कि 1/2 की पावर 5, मैंने ये लिखा, मान लो 2 की पावर 5 अलग लिखा हुआ है, मैं इसका एग्जांपल ये समझाता हूँ। तो 2 की पावर, अब इसको अगर मुझे ऊपर लेके जाना है ना, तो 2 की पावर -5 करना होगा, मतलब ऊपर से नीचे गया साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर गया तो भी साइन चेंज होगा। ठीक है, क्यों किया मैंने, सुनो ध्यान से, 2 की पावर 5 गुणा 1/2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में ना, ये 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 5 प्लस माइनस का 2 कितना हुआ, 2 की पावर 3। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन का यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। स्क्वायर, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, यही इकलौता मेथड है। ये इस पे बाद में आएंगे, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका विदिन 20 सेकेंड में होगा क्वेश्चन, अगर आप एक एक चीज़ लिखेंगे तो भी मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूँ। 6 का स्क्वायर 36 होगा, गुणा 3 बराबर 18 गुणा 8 माइनस x गुणा 2। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 3 को इधर भेज दिया मैंने, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये तो हो गया 18 गुणा 3 बराबर 18 गुणा 4 माइनस x, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। अब मैंने 18 को डिवाइड क्यों नहीं किया, मुझे दिख रहा था वैसा 36 है, ये 18 है, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ 18 आएगा, इसको 4 कर दूँगा, x इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 18 कॉमन आएगा, 4 है ही, 4 माइनस 3 1, ये आपका 18 आंसर आ गया। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना, 3 को इधर भेज दिया, कितना हो गया 36 गुणा 3 बराबर 18 गुणा 8 माइनस x गुणा 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको और इसको, तो ये हो गया 18 गुणा 3 बराबर 18 गुणा 4 माइनस x को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, x बराबर 18 गुणा 4 माइनस 18 गुणा 3, 18 कॉमन आ गया, 4 माइनस 3 1 बच गया, 1 गुणा 18 कितना हो गया 18। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने बताया था कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पूरे क्वेश्चन को बेस फॉर्म में ब्रेक कर लो। 512 है, 512 को मैंने क्या लिखा, 8 का क्यूब अपॉन
8 गुणा 4 32 को 8 गुणा 4 लिख सकता हूँ। 64 को मैंने लिखा 8 का स्क्वायर अपॉन 128 है ना, 128 को क्या लिखूँगा 64 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, 8 का स्क्वायर और 64 कट गया, इस 8 से ये दोनों कट गया, इस एक 8 से ये कट गया, तो बचा कितना 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 को 2 में कन्वर्ट कर दो, तो 2 की पावर p प्लस 2 बराबर 2 की पावर 3 का स्क्वायर। जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर हो ना तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 हो गया। p प्लस 2 जो है वो मेरा 6 के बराबर है, तो p की वैल्यू 4 आएगी। p प्लस 2 जो है वो मेरे 6 के बराबर है, तो p का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। बस यही चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको ऊपर लिख दो, जितनी घड़ी बेची उसको नीचे लिख दो, गुणा 100 कर दो 150%। ये तो था 10 सेकंड का क्वेश्चन। अब बात आती है कि हमने ऐसा किया क्यों। भाई ये साफ साफ अंग्रेजी में बोल रहा है कि 20 घड़ी को बेचते वक्त जो मेरा प्रॉफिट हुआ ना वो 30 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ। मैंने मान लिया एक घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस थी ना वो 1 रुपये थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 30 गुणा 1। कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, जो मैंने घड़ियाँ बेची है वही तो कॉस्ट प्राइस होगी। भाई 20 घड़ी बेची है तो 20 की कॉस्ट प्राइस मानूंगा, 25 बेचूंगा तो 25 की कॉस्ट प्राइस मानूंगा, 30 बेचूंगा तो 30 की कॉस्ट प्राइस मानूंगा। मैंने 20 बेची तो 20 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 20 गुणा 1, ये 20 आ गया। प्रॉफिट मेरा 30 रुपये का हो गया। 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 20 रुपये पे, 30 बटा 20 गुणा 100, ये आ गया आपका 150%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको ब्रेक करना है, कहा था ना। 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 चौक 4 का क्यूब, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपका मन है तो 8 का स्क्वायर लिख लो, इसकी पावर 3/2 गुणा 16 है, 16 को क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर गुणा 5/2, जो मन करे वो लिखो यार, कोई बंदिश नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/3.8। ठीक है, 3.8। 8 का क्यूब गुणा 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3.8। डिवाइड का मतलब माइनस होता है, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 5 गुणा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3.8, दैट इज 2 की पावर 2x मान लूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा भाई। 4 है, ये मेरा 4 की पावर x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको 2 की पावर 2 ये भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 ये 9 हो गया, 2 की पावर 3 की पावर 3 तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो 19 हो गया ना, 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3.8। 19 डिवाइड का निशान है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। 19 माइनस 3.8 कितना हो गया, 19 में से 3 गया 16, 16 में से 0.8 गया 15.2 बराबर 2x, क्योंकि बेस सेम है, बेस आपका सेम है ना, तो x का मान कितना आ गया 7.6, ये आपका आंसर है। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए उसको बेस फॉर्म में ब्रेक कर लो, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 2 की पावर 4 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3.8 दे रखा है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो। बेस फॉर्म में ब्रेक करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए। जो पावर ऐड हो रही है उनको ऐड कर दो, जो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया, आप मेरे साथ साथ टाइम चेक कर लेना, 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 8 × 24 24 और 3 27/8,
गुणा 4 गुणा 4/9, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा, 7×21 और 4 25/7 होना चाहिए था, तो 7/25 कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा करेंगे ना, प्लस 5×15 3 18/5। अब ध्यान से देखना, 4 चौके 16, 16/8 ये 2 बच गया, 9 तियाँ 27, 3 दूनी 6, 7 छक्का 42, 42/25 प्लस 18 पंजो 90, 90/25। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। ये डायरेक्ट करना है आपको। 25 एलसीएम आ गया 25, 9 4 13 132, 25 पंजो 125, 7 बच गया अपॉन 25। ये आपका आंसर हो गया। 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाया, आप चाहे क्रॉस चेक कर लेना। इवन दो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद हो सकता है 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया होगा, बट जिस वे में मैंने किया है वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है। दोबारा बताता हूँ, जो चीज़ दिख रही है उसको एज इट इज़ लिखते जाओ बस, पेन तेज चलना चाहिए। 8 तियाँ 24, 24 और 3 27/8 गुणा 4/9, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 तियाँ 21 और 4 25/7 होना चाहिए, तो 7/25 प्लस 5 तियाँ 15 3 18/5, 9 तियाँ 27, ये मेरा 2 बच गया, 4 चौको 16/2 8 हो गया, 3 दूनी 6, 7 छः 42, 42/25 प्लस 18/5 था, इसको मैंने 90/25 लिख दिया। अब पूछो क्यों लिखा, भाई एलसीएम लूँगा तो भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 13 132/25, 25 पंजो 125, 7 बच गया 1/25। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये है, टाइम नोट कर लेना चाहे, 4 तियाँ 12 3 17/4, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 2/5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2 प्लस 4 एकम 4 3 7/4। ये 2 से 2 गया, सॉरी ये एक मिस्टेक होगी मेरी गलती से, ये यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। 5 तियाँ 15, 9 तियाँ 27 प्लस 7/4, 34/4, 17/2 8.5। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपकी, ये देखो, ये 12 3 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो गया, 5 और 1 6, 8 6 14, 14 दिखते ही चिपका दो आंसर, क्योंकि अगला वाला 16 है, ये 6 है, ये तो मतलब नहीं है, ये भी मतलब नहीं है, ये 2 का गैप आ रहा है, ये भी मतलब नहीं है। फिर भी अगर ऑप्शन नज़दीक हो तो आगे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो। प्लस 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/18 प्लस 1/9, सबका कॉमन ले लो एलसीएम 18, 6 तियाँ 18 प्लस 6, सॉरी 9 दूनी माइनस 1, 6 3 9 2 11 माइनस 1 10/18 5/9 14 5/9 आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन को देखना बड़ा, बहुत सेकंड्स में होगा क्वेश्चन, देखना इसको आप, मैंने मान लिया 1/5 20% 1/5 होता है, 369 का 1/5 किया कितना आया 7 5 35, 19 बच गया, 19 को 5 से डिवाइड किया कितना बचा, 5 तियाँ 15.80। और अगर यूँ भी ना करो तो एक काम करो, इसको और छोटा करते हैं। देखो 369 है ना, इसको आप 370 मान लो, 370 का 1/5 कितना होगा, 5 7 35 74 होगा। इसको मैंने 16 लिखा, इसको मैंने 0.6 लिख दिया, ये x है ही मेरा। 74 में से 16 गए कितना बचा, 4 में से 6, 14 में 6 गया 8 बचा, 6 में से गया 58, 58 माइनस 57.04, ये x आ गया बराबर 1/2। अब एक बात सुनना, आप इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हो यहाँ पर कि यार अब आगे सॉल्व कैसे करें, तो देखो हमेशा बेसिक पे जाओ, 57 पॉइंट, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, जो मेरा 1/2 के इक्वल है, x का वैल्यू कितना आ गया 57.04/2, 28 दूनी 56, 28.6, ये आपका आंसर आ गया। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चलता हूँ
सो दैट आपको भी एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने की हैबिट बने। दैट्स वाई मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में पेन चलाने की नीड नहीं है आपको। जैसे मुझे पता है कि 7140 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई 10 जो है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो ये ना, इसका 100% कोई ना कोई तो मल्टीपल ज़रूर होगा, ठीक है। मैंने 17 से डिवाइड किया, 17 चौका 68, 68 हो गया, 3 बच गया, 34, 17 दूनी 34, 420 डिवाइड बाई 17 दूनी 34 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व किया, 210 हो गया डिवाइड बाई 10, ये आपका 21 आंसर हो गया। ये भी मैंने आपके लिए 3 लाइन लिखी है, वरना 3 लाइन लिखने का मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना, x मल्टीप्लाई 13 × 39 और 40/3 बराबर 11 × 6 = 66 6 72/11 गुणा 9 7 63 64 65/9 गुणा 13 9 117 4 121/13। ये कट गया 11, 13 पंजो 65, 9 8 72, 8 पंजो 40, तो x कितना आ गया, ये बच गया और ये बच गया, तो 11 3 33, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला, ये वाला क्वेश्चन। ये वैल्यू है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं आप, मेरी बात सुनो। यहाँ पर आप x मान लो, x³ बराबर 11 का क्यूब, 1331 को 11 क्यूब लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 1/2 बटा x की पावर 1/2। इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा, तो x की पावर 3 गुणा x की पावर 1/2। बेस अगर सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 1/2, और यहाँ पर भी 3 + 1/2, 7/2 दिख गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर 7/2 बराबर 11 की पावर 7/2। पावर अगर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ये डायरेक्ट करना सीखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो इस तरह से डायरेक्टली। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा, साथ साथ मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना। x³ बराबर 1331 को मैं 11 का क्यूब लिख सकता हूँ, गुणा इसको 11 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई ये x की पावर 1/2 तो लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, तो बेस अगर मेरा सेम है तो पावर ऐड होगी, बेस मेरा सेम है तो पावर ऐड होगी, होगी नहीं होगी, 3 + 1/2, 3.5, 3.5 को 7/2 लिख दिया, 3 + 1/2, तो x की पावर 7.5। पावर अगर सेम है तो बेस सेम होगा, x बराबर 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, इनको बेस में ब्रेक कर लो। जैसे 0.25 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4। अब पूछे 1/4 आया कहाँ से, तो देखो 25 है, 0.25 है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, ये लो 1/4, 1.4 है, पॉइंट हटाऊंगा 10 कर दिया, 7/5, ठीक है। बस ये डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो हमेशा, ठीक है। तो ये जो है, इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, इसकी पावर 1/4 गुणा 2 की पावर 5, 1.4 को क्या लिख सकता हूँ, 7/5 माइनस % ऑफ 62 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर। ये 5 से ये 5 गया, इस 4 से ये 4 गया, 2 की पावर 8, 7 हो गया ये, और 1 ही हो गया, 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 कितना होता है, मुझे तो याद है 256 होता है। निकाला कैसे, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, 5 कितना होता है 32, 32 गुणा 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, 256 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 256 आ गया, कहाँ से आया, 2 की पावर 8 आया, और 2 की पावर 8 कहाँ से आया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 7
ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 7 ये रहा 1 ये रहा, तो ऐड कर दो इनको, 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8 256 हो गया, माइनस परसेंटेज ऑफ 62 बराबर 225। अब 225 है, इधर लेके आऊँगा, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी और ये इधर आएगी, 256 माइनस 225 बराबर x बटा 100 इंटू 100 सॉरी इंटू 62। 6 में से 5 गया 1, 25 में से 22 गया 3, 31 बराबर x गुणा 62 अपॉन 100। 31 से ये 2 बार, ये घटा 50 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आंसर। ठीक है, अब बात आती है ऊपर वाले एक क्वेश्चन की। ये देखो, सॉरी ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस अकॉर्डिंग करते रहो। क्वेश्चन ने बोला मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन एन एग्जाम आर 80% दैट ऑफ बी। 80% होता है 4/5। अगर बी का 80% है तो बी और ए, बी अगर मेरा 5 लेके आ रहा है तो ए मेरा कितना लेके आएगा, 4 लेके आएगा। एक ए द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक के 80% है, तो ये 80% हो गया। सी बी से 8 अंक कम प्राप्त करता है, बी से 8 अंक कम प्राप्त करता है, बी से 8 अंक कम। मतलब मैं ये बोल दूं कि सी के जो मार्क्स होंगे वो बी -2 8 होंगे। छोड़ो इस बात को भी, आगे बोल रहा है यदि उनके द्वारा प्राप्त अंक का औसत, सी का जो मार्क्स थे वो मैंने सी मान लिए, सी द्वारा प्राप्त अंक के बराबर हो, मतलब इन तीनों का जो एवरेज होगा ना वो मेरा सी के इक्वल है। मतलब 5 और 4 9/3, 9 प्लस सी बटा 3 बराबर सी। एवरेज तो ये होगा, ये मेरा सी के बराबर है, तो 3c माइनस सी 2c बराबर 9, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 9/2। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 9/2, मतलब 4.5। कम कितना है, सॉरी थोड़ा सा, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3c माइनस सी 2c बराबर 9, सी की वैल्यू आ गई 4.5, ये 4.5 आ गई। बी का 5 है, कम कितना है 0.5 कम ना हो गया है कितना 8, तो 1 का मान कितना आ गया 16 गुना, 1 का मान कितना होगा 32, 16 चौके 64 सॉरी, 1 का मान 4 ही तो है, तो 4 गुना 16 दैट इज 64। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना मीठा मीठा, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो और कुछ मत बोलो। इसने बोला ए के जो मार्क्स थे वो बी के 80% है, तो ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा ए हो गया। बी के 5 हो गया तो ए का 4 हो गया। अब ये बोल रहा है इन तीनों का जो एवरेज होगा, तो एवरेज कितना होगा 4 + 5 + c/3, वो मेरा सी के बराबर होगा। तो 9 तो ये हो गया, 3c माइनस सी 2c बराबर 9, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, ये मेरा 4.5 हो गया। ये बोल रहा है सी बी से 8 अंक कम प्राप्त करता है, बी से 8 अंक कम प्राप्त है। हमारा कितना, हमने बोला कि सी जो है वो 0.5 कम करता है, 0.5 कम ना करके कितने 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16। एक मल्टीपल मैंने देख लिया 16 गुना पे, तो 1 कितना है 4 ना होके ये है कितना 16, दैट इज 64। ये आपका आंसर आ गया। सो अब आती है, अब एक बेसिक चीज़ जो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ छोटा सा, वो ये है, ये मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें आराम से। भाई सबसे पहले आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक कोई भी चैप्टर का जो बेसिक होता है, जैसे आपका CI है, SI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई भी चैप्टर उसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब ये होता है जो आपके डेफिनेशन है उनका फील आपको समझ में आना चाहिए कि फील एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले बेसिक को क्लियर करो। और बेसिक क्लियर कैसे होगा, जो आपके क्वेश्चंस है ना स्टार्टिंग के इनिशियल के, जो आपकी बुक्स के या फिर जो भी भी चीज़ आप कंसिडर कर रहे हो पढ़ने के लिए, उसका स्टार्टिंग के जो 10 से 15 क्वेश्चन है ना,
वो आपके एकदम बेसिक है। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन को समझो, उन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तब आप अपना बेसिक कंसेप्ट को जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है, जो आगे जो लेवल बढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, इम्प्रूव योर थॉट्स रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, आप उसकी लैंग्वेज को फील करने की कोशिश करो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद में जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे कनेक्ट करो। आप उस लैंग्वेज को कनेक्ट योर कंसेप्ट विथ लैंग्वेज ऑफ योर क्वेश्चन। जब आप ये कनेक्ट करना सीखोगे ना, तब आपको क्वेश्चन की फील आने लग जाएगी, हाँ यार ये क्वेश्चन में ये बात बोली है, इसमें ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो क्या होगा कि आप ये डिसाइड करने लग जाओगे कि जब क्वेश्चन में कोई डाटा दिया आपको, ठीक है, तो वो डाटा देखते ही आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा हुआ, इसमें ये पूछा हुआ, इसमें ये पूछा हुआ। एक मतलब आप उससे फैमिलियर होने लग जाओगे। जैसे कि आप जब घर में किसी के पास रहते हो तो थोड़े टाइम बाद में आपको पता लगने लग जाता है कि ये इंसान क्या बोलेगा, ये इंसान ये काम क्यों करता है, ये क्यों करता है। ठीक है, सिमिलरली आपको वो चीज़ क्वेश्चन के साथ होने लग जाएगी। बस क्वेश्चन को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो खुद के साथ कि वो बोलना क्या चाहता है, और जो आपने पहले उससे सुना था क्वेश्चन से, तब आपने किया क्या था उन क्वेश्चंस में। उसके बाद आते हैं मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ आपका उसमें साफ होगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट जब आपका प्रैक्टिस कोर लेवल कंप्लीट हो गया, जो बेसिक प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन को मैनिपुलेट करो। यहाँ भाई जैसे कि CISI का क्वेश्चन आ गया, तो आपका ट्री मेथड होता है, ऐसे आप नीचे चलते हो, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ऐसे वैल्यू रखते हो, उल्टा चलने की कोशिश करो, बीच से चलने की कोशिश करो, खुद वैल्यू अज्यूम करके कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको फील आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।